Hello, dear students. Welcome to Nidhi Science Academy. We were studying the chapter Plant Growth and Development. उसमें हम पढ़ रहे थे फोटोपीरियडिज्म. आज हम पढ़ेंगे फोटोपीरियडिज्म. ओके, रेगुलेटर्स हमने पढ़ लिए थे, ग्रोथ रेगुलेटर्स. अब फोटोपीरियडिज्म पढ़ेंगे. तो इसमें क्या ऑब्जर्व किया गया है कि कुछ प्लांट्स जो हैं वो पीरियडिक एक्सपोजर रिक्वायर करते हैं फ्लावरिंग के लिए. ओके, ये भी देखा गया कि कुछ प्लांट्स एबल हैं ड्यूरेशन के एक्सपोजर टू लाइट के लिए, है ना. कितना ड्यूरेशन चाहिए लाइट का, तो कुछ कुछ प्लांट्स का हम मेजर कर सकते हैं. जैसे कुछ प्लांट जो हैं जिन्हें ज़्यादा देर लाइट चाहिए, ठीक है. और ज़्यादा धूप में कुछ ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा धूप लगने से वो मुरझा जाते हैं. किसी को 24 आवर्स में जितनी देर भी धूप रहती है हमेशा लाइट चाहिए, और किसी को कम लाइट चाहिए. जैसे मनी प्लांट है, उसको, या होम प्लांट्स जो होते हैं, इंडोर प्लांट्स होते हैं, उनको कम धूप चाहिए होती है. ओके, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, सनफ्लावर है, अगर आप उसे बिल्कुल धूप में नहीं रखो तो मुरझा जाएगा. अगर आपके घर में गार्डन है या पौधे भी हैं छोटे छोटे, तो आपको भी नोट करना कि हर पौधे का अलग ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है लाइट का. तो किसी को कम लाइट चाहिए, किसी को ज़्यादा लाइट चाहिए, तो नहीं तो उनकी ग्रोथ में फ़र्क आता है. तो जो ग्रुप है, जो ज़्यादा देर जिसको चाहिए उसको लॉन्ग डे प्लांट बोलेंगे, और जिसको कम पीरियड के लाइट चाहिए उसको शॉर्ट डे प्लांट बोलेंगे. तो क्रिटिकल ड्यूरेशन होती है हर डिफरेंट प्लांट्स की डिफरेंट वे में. कई प्लांट्स हैं जो इसका कोई रिलेशन नहीं है एक्सपोजर टू लाइट ड्यूरेशन का, या फ्लावरिंग कब होएगी उसका, जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. कभी कम धूप में रख दो या ज़्यादा धूप में हैं तो वो सब तरह की सिचुएशन में ग्रो कर जाते हैं. तो उन प्लांट्स को हमने कहा है नो सच को रिलेशन बिटवीन, है ना. इसको डे न्यूट्रल प्लांट, जिन्हें कोई रिलेशन नहीं है फ्लावरिंग में और ड्यूरेशन ऑफ ग्रोथ में. तो ये देखो, ये फ्लावरिंग दिखाई है, ये क्रिटिकल फोटो पीरियड दिखाया है, तो कोई फ्लावरिंग नहीं हुई, ये ऊपर फ्लावरिंग हो गई. ये क्रिटिकल फोटो पीरियड है, इसमें कोई फ्लावरिंग नहीं हुई और इसमें फ्लावरिंग हुई. ये शॉर्ट डे प्लांट है, कम देर के लिए में भी फ्लावर्स आ गए, और लॉन्ग डे प्लांट में बहुत देर बाद है. और न्यूट्रल प्लांट का वेजिटेटिव मैच्योरिटी हुई, उसके बाद वो एक मैच्योरिटी के बाद बडिंग हुई, और उसके बाद लीव्स आई, फिर फ्लावर्स आ गए. ओके, तो इस तरह से इसको फोटोपीरियडिज्म देखो, जैसे नाम से ही पता लग रहा है. फोटो मीन्स लाइट का पीरियड, कितना एक्सपोजर है. तो ज़्यादा टाइम के लिए जिनको एक्सपोजर चाहिए फ्लावरिंग के लिए, सनलाइट ज़्यादा चाहिए, डे लाइट का एक्सपोजर ज़्यादा चाहिए, वो है लॉन्ग डे प्लांट. जिनको कम देर के लिए चाहिए वो शॉर्ट डे प्लांट, और जिनका इससे कोई रिलेशन नहीं है कि कितनी लाइट मिली, कम मिली, ज़्यादा मिली तो भी फ्लावरिंग हो जाती है, तो उसको बोलते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स. ओके, क्लियर. नेक्स्ट हम देखेंगे ड्यूरेशन ऑफ लाइट पीरियड के साथ साथ ड्यूरेशन ऑफ डार्क पीरियड भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है. ड्यूरेशन क्या है, डार्क कितना टाइम रहा है, ये भी इक्वल इम्पोर्टेंस है. तो कम्बिनेशन चाहिए हमें, कितनी देर लाइट में रहा और कितनी देर डार्क में रहा. तो इसको जो रिस्पॉन्स है प्लांट का, डे और लाइट दोनों को हम कहेंगे, डे और नाइट दोनों को ना. फोटो से मतलब लाइट है, पर जब लाइट है और एक बारी में लाइट नहीं है, उसको हम कहेंगे पीरियड्स ऑफ डे और नाइट. कितना लाइट है और कितनी डार्कनेस में रहे हैं, उसको बोलेंगे हम फोटोपीरियडिज्म. ये भी इंटरेस्टिंग को नोट है कि जब शूट एपिसेस मॉडिफाई देमसेल्फ इनटू फ्लावरिंग प्रायर टू फ्लावरिंग, है ना. शूट के एपिसेस निकलते हैं, छोटे छोटे बर्ड्स निकलते हैं फ्लावरिंग से पहले. वो अपने आप नहीं परसीव कर सकते फोटो पीरियड्स,
तो परसेप्शन है जो लाइट और डार्क ड्यूरेशन का लीव्स पे पड़ता है। हार्मोनल सब्सटेंस होता है जो फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, हार्मोनल सब्सटेंसेस माइग्रेट करता है लीव्स से शूट एपाइसेस में फ्लावरिंग को इंड्यूस करने के लिए। तभी होता है जब प्लांट को एक्सपोज किया जाता है जितना ज़रूरी है। इंडक्टिव फोटो पीरियड, नेसेसरी इंडक्टिव पीरियड। तो जो हार्मोन है वो माइग्रेट करता है लीव्स से शूट एपाइसेस में, जिससे कि फ्लावरिंग इंड्यूस होती है। ओके, तो दिस हार्मोनल सब्सटेंस माइग्रेट्स फ्रॉम लीव्स टू शूट एपाइसेस फॉर इंड्यूसिंग फ्लावरिंग ओनली व्हेन द प्लांट्स आर एक्सपोज टू इंडक्टिव फोटो पीरियड। जितना फोटो पीरियड चाहिए, लाइट पीरियड चाहिए, कितना लाइट चाहिए, डार्क चाहिए, हार्मोन्स इसमें कैन नॉट परसीव देमसेल्स, अपने आप तो नहीं परसीव कर सकते कि कितना डार्क और लाइट चाहिए। तो परसेप्शन कौन करता है? लीव्स। लीव्स से क्या होता है? हार्मोनल सब्सटेंस जो है, हार्मोनल सब्सटेंसेस है जो वो लीव्स में जाता है और लीव्स से शूट के एपाइसेस में जाता है। ठीक है, इंड्यूस करने के लिए फ्लावरिंग। जब ये हो जाता है तब प्लांट एक्सपोज होता है इंडक्टिव फोटो पीरियड के लिए, कि कितनी देर डार्क में रहना है और कितनी देर लाइट में रहना है। वो फोटो इंडक्टिव पीरियड के लिए जाता है। ओके, तो लाइट और डार्क कितना रहेगा? कैन नॉट परसीव द फोटो पीरियड। तो परसेप्शन जो है लाइट और डार्क का किससे होता है? लीव्स से होता है, क्योंकि लीव्स से जाएगा, हार्मोनल सब्सटेंस लीव्स में जाएंगे, फिर शूट एपाइसेस में जाएंगे, फिर फ्लावरिंग इंड्यूस होएगी। ओके, तब प्लांट एक्सपोज होगा और जितना नेसेसरी है उतना वो परसीव करेगा लाइट को, जितना ज़रूरी है, और उसके बाद ही इंडक्शन फोटो पीरियड हो। ओके, तो वैसा ही हार्मोन से कारण उसी तरह का रिस्पॉन्स रहता है डे और नाइट में, प्लांट टू पीरियड्स ऑफ डे और नाइट, जिसको फोटो पीरियडिज्म कहते हैं। अब है वर्नलाइजेशन। तो जो फ्लावरिंग होती है क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली डिपेंड करती है लो टेम्परेचर पे, इसको वर्नलाइजेशन कहते हैं। अभी हमने लाइट और डार्क ड्यूरेशन देखी, अब हम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है? रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट लेट इन द ग्रोइंग सीजन। तो एक तरह से इनेबल करता है प्लांट को सफिशिएंट टाइम देने के लिए मैच्योरिटी रीच करने में। टेम्परेचर जो है स्पेशली प्रमोशन ऑफ फ्लेवरिंग करता है लो टेम्परेचर पे। कुछ इम्पॉर्टेंट फ्रूट प्लांट्स हैं जैसे वीट, बार्ले, राई, दो काइंड की वेराइटीज़ है, विंटर और स्प्रिंग वेराइटीज़। स्प्रिंग वेराइटी जो होती है स्प्रिंग में प्लांट की जाती है और ग्रेन प्रोड्यूस करती है बिफोर द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन। और जो विंटर वैरायटी है वो प्लांट की जाती है स्प्रिंग में, तो क्या होता है? वो फेल हो जाता है। नहीं, जब हम पौधा उगाते हैं तो कहते हैं ये वाला फ्लावर जो है ना स्प्रिंग में अच्छा उगता है, तो ये वाला पौधा स्प्रिंग में लगाएंगे। ये वाले फ्लावर विंटर में अच्छे लगते हैं तो इसको विंटर में लगाएंगे। तो जब आप इसको अपोजिट करते हो कि जो विंटर वाले प्लांट्स हैं वो समर में लगा रहे हो या स्प्रिंग वाले प्लांट्स को विंटर में लगा रहे हो, तो दे फेल टू ग्रो और उनमें मैच्योरिटी नहीं आती। वाई? बिकॉज ऑफ द पीरियड ऑफ टेम्परेचर। किसी को लो टेम्परेचर चाहिए प्लांट को ग्रो करने के लिए और किसी को कोल्ड टेम्परेचर चाहिए ग्रो करने के लिए, तो उस हिसाब से फ्लावर ग्रो करते हैं। ओके,
विद इन अ स्पैन ऑफ अ फ्लावरिंग सीजन। इसीलिए वो प्लांट किए जाते हैं ऑटम में। कुछ ऑटम में प्लांट किए जाते हैं, जर्मिनेट करते हैं, और विंटर में कम आउट हो जाते हैं स्मॉल सीडलिंग में, और रिज्यूम ग्रोथ हो जाती है स्प्रिंग में, और हार्वेस्टेड होते हैं मिड समर में। ओके, तो ये ग्रेन्स की वैरायटी बताई है। तो जो विंटर वैरायटीज़ होती हैं वो स्प्रिंग में ज़्यादातर फेल हो जाती है फ्लावरिंग में, तो उनको कब ऑटम में ग्रो किया जाता है, फिर वो जर्मिनेट होती हैं, और विंटर में उनमें स्मॉल सीडलिंग आते हैं, और ग्रोथ होती है स्प्रिंग में, और कटिंग की कब होती है, मिड समर में उनकी कटिंग होती है। और एग्जांपल वर्नलाइजेशन का क्या है, बायएनियल प्लांट्स। बायएनियल होते हैं मैक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं जो कि फ्लावर होते हैं, और वो डाई हो जाते हैं सेकेंड सीजन में, जैसे शुगर बीट, कैबेज, कैरेट्स। ये बायएनियल्स प्लांट्स हैं। क्योंकि ये बाई इसलिए नाम रखा है, बायएनियल प्लांट्स इसलिए नाम रखा गया है कि सेकेंड सीजन में ये डाई कर जाते हैं, 2 सीज़न तक ही रहते हैं, दूसरा सीज़न आते आते। तो बायएनियल प्लांट कोल्ड ट्रीटमेंट से क्या होगा, उसमें फोटो पीरियडिक फ्लावरिंग रिस्पॉन्स होगा। अगर विंटर जैसा उसको ग्रो करोगे, कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट दोगे, तो उसका फ्लावरिंग रिस्पॉन्स बढ़ जाता है, जबकि सेकेंड सीजन में वो मर जाता है। ये है बायएनियल प्लांट। तो वर्नलाइजेशन जो है वो स्पेशली प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग जो होता है लो टेम्परेचर पे करते हैं, जैसे बायनियल्स की, है ना। बायनियल प्लांट जो मैक्रोस्कोपिक प्लांट होते हैं, नॉर्मी फ्लावर होते हैं जो सेकेंड सीजन में डाई कर जाते हैं, जैसे शुगर बीट में। ये कुछ कुछ चीज़ें याद कर लीजिए और उनके डेफिनेशन समझ जाओगे तो यू कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज। ओके, कैबेजेस में, कैरेट में तो कोल्ड ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स होता है, तो ये इसमें सब्सिक्वेंट फ्लावरिंग रिस्पॉन्स मिलता है। देर एक्चुअली डाई इन सेकेंड सीजन। ओके, तो ये आपने फोटो पीरियडिज्म समझ लिया। ठीक है, डे और नाइट, लाइट और डार्क का रिस्पॉन्स होता है हर एक प्लांट का, और उसमें हेल्प कौन करता है, हार्मोनल सब्सटेंस जो होते हैं लीव्स से, फिर लीव्स शूट एपाइसिस से हार्मोनल सब्सटेंस है रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ्लावरिंग के, और इसका परसेप्शन कौन करता है, लीव्स करती हैं। तो हार्मोन सब्सटेंस माइग्रेट करते हैं लीव्स से शूट एपाइसिस में, फिर फ्लावर इंड्यूस करते हैं जब प्लांट एक्सपोज होता है। किसमें, जब भी प्लांट एक्सपोज होता है लाइट और डार्क फोटो पीरियड में, है ना। तो इस तरह से वो उसके एब्जॉर्ब करते हैं जितना लाइट और डार्क चाहिए, और उस हिसाब से वो ग्रो करता है। ओके, डार्कनेस इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। बहुत से पौधे हैं जिनको हाई टेम्परेचर में मर जाते हैं, उन्हें थोड़ा डार्कनेस ही चाहिए, जैसे इंडोर प्लांट्स मैंने एग्जांपल बताया था। अब नेक्स्ट है सीड डोरमेंसी। कुछ सीड हैं जो जर्मिनेट नहीं होते जब एक्सटर्नल कंडीशन फेवरेबल होती हैं, तो भी जर्मिनेट नहीं कहते। तो इसको ऐसे समझा जा सकता है, सच सीड्स आर अंडरस्टूड टू बी अंडरगोइंग अ पीरियड ऑफ डोरमेंसी, है ना। डोरमेंसी किसको कहते हैं, जब डोरमेंट हो जाता है सीड और रिस्पॉन्स नहीं देता एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को उस पर कोई असर नहीं करता, तो पर वो एंडोजिनस कंट्रोल और कंडीशन होती हैं सीड के अंदर ही। इसके अंदर जो एंडोजिनस भी, जैसे एक्टो आउटसाइड होता है, उसके एंडोजिनस में अंदर ऐसी कंडीशन होती हैं जो उसको ग्रो नहीं करने देती। दे आर नॉट कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जैसे इम्परमिएबल, कुछ भी पास थ्रू नहीं हो सकता जिसके,
ऑक्सीजन वाटर कुछ भी, हार्ड सीड कोट, या केमिकल इनहिबिटर्स हैं जैसे एब्सिसिक एसिड, फिनोलिक एसिड, है ना, पढ़ा था हमने, पैरास्कॉर्बिक एसिड, एंड इमेच्योर and wait a minute, immature embryos are some of the reasons which causes seed embryo, जिसके कारण सीड डोरमेंट रह जाते हैं। पर इनसे भी ये जो इनहिबिटर्स के कारण जो अंदर का जो उसमें रीज़न होता है सीड्स में, उसके कारण कई बार ग्रो नहीं कर पाता है प्लांट, और उसका जो अंदर का इन्वायरमेंट है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसी चीज़ को डोरमेंसी कहा जाता है। अंदर एंडोजीनियस कंट्रोल रहता है और इनहिबिटर्स का कंट्रोल रहता है। तो ये जो रीज़न है, और इमेच्योर एम्ब्रियोज हैं, इस कारण भी सीड डोरमेंट हो जाता है और वो जर्मिनेट नहीं हो पाता। तो नेचुरल मीन्स से और मैन मेड मेजर्स से वो ग्रो हो सकता है। जैसे सीड कोट जो बैरियर है सीड्स की सीड में, ये मैकेनिकल एब्रेशन से, नाइफ से, सैंड पेपर से और विगरस शेकिंग से भी उसको आप हटा सकते हो सीड को। वैसे नेचुरल में माइक्रोबियल एक्शन से होता है, और जब बीज को कोई एनिमल खा लेता है तो उसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के कारण होता है, फिर वो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट वो बीज निकल जाता है। कई बार इफ़ेक्ट ऑफ इनहिबिटरी सब्सटेंस है, बहुत ठंड के कारण भी रिमूव हो जाते हैं चिलिंग कंडीशन में, या इसके लिए हम केमिकल्स का छिड़काव भी करते हैं जैसे गिबरेलिक एसिड एंड नाइट्रेट्स, उससे भी उसकी डोरमेंसी ख़त्म की जा सकती है कि वो ग्रो करे। तो इन्वायरमेंट कंडीशन जैसे लाइट और टेम्परेचर, है ना, फोटो पीरियड उसका, और वर्नलाइजेशन, वो चेंज करने से भी ओवरकम कर सकता है सीड डोरमेंसी। तो इस चैप्टर में हमने ग्रोथ के बारे में पढ़ा, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रेगुलेटर्स, पीजीआरस, ओके, वर्नलाइजेशन, इस सब को हमने डिस्कस किया। और आई होप आपको एक एक बात क्लियर होगी, आपको नहीं क्लियर होती है और आप किसी भी टॉपिक को दोबारा समझना चाहते हैं, या आप चाहते हैं पर्टिकुलर टॉपिक मैं पहले कराऊं, तो ज़रूर कमेंट करें। और मेरा पढ़ाना अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।